अध्याय 7 बोलती टोपी। दरवाजा एकदम खुल गया। वहां काले बालों वाली एक लंबी जादूगरनी हरे दुशान में खड़ी थी। उनका चेहरा बहुत कठोर था और उन्हें देखते ही हैरी के मन में पहला विचार यह आया कि उनके साथ पंगा लेना ठीक नहीं होगा। प्रोफेसर मैगोनिगल, फर्स्ट ईयर के बच्चे, हैग्रिड ने कहा। धन्यवाद हैग्रिड, यहां से मैं ले जाऊंगी। उन्होंने दरवाजे को चौड़ा खोल दिया। प्रवेश हॉल इतना बड़ा था कि डर्सली का पूरा घर उसमें समा सकता था। ग्रिंगोट की तरह यहां भी पत्थर की दीवारों पर जलती हुई मशालों से रोशनी हो रही थी। छत इतनी ऊंची थी कि दिखती ही नहीं थी और ऊपर की मंजिलों तक जाने के लिए संगमरमर की शानदार सीढ़ियां उनके सामने थी। सख्त पत्थर के फर्श पर वे लोग प्रोफेसर मैगोनिगल के पीछे पीछे चल दिए। दाईं तरफ के दरवाजे से हैरी को सैकड़ों हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। लगता था स्कूल के बाकी बच्चे वहां पहले ही पहुंच चुके थे। पर प्रोफेसर मैगोनिगल फर्स्ट ईयर के बच्चों को हॉल में नहीं ले गई, बल्कि उन्हें हॉल के पास वाले एक छोटे खाली कमरे में खड़ा कर दिया। वे एक दूसरे से सटकर खड़े थे और परेशानी की हालत में इधर उधर ताक रहे थे। आमतौर पर वे इतने पास पास खड़े नहीं हुए होते जितने पास वे इस समय खड़े थे। हॉगवर्ट्स में आपका स्वागत है, प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा। सत्र की शुरुआती दांव जल्दी शुरू होने वाली है, परंतु इससे पहले कि आप लोग बड़े हॉल में अपनी सीट पर बैठे, आपको अपने हाउस के लिए चुना जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक आपका हाउस हॉगवर्ट्स में आपके परिवार की तरह होगा। आप अपने हाउस के बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठेंगे, अपने हाउस के कमरे में सोएंगे और अपने हाउस के हॉल में अपना खाली समय बिताएंगे। कुल 4 हाउस या दल हैं, जिनके नाम है गरुद्वार, मेहनतकश, चीलखात और नागशक्ति। हर हाउस का अपना शानदार इतिहास है और हर एक में बेहतरीन जादूगर और जादूगरनियां हुई हैं। जब तक आप हॉगवर्ट्स में रहेंगे तब तक अच्छे काम के लिए आपको हाउस पॉइंट मिलेंगे, जबकि किसी भी तरह का नियम तोड़ने पर आपके हाउस के पॉइंट घटा दिए जाएंगे। साल के अंत में सबसे ज्यादा पॉइंट वाले हाउस को हाउस कप दिया जाएगा, जो बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे आशा आप जिस भी हाउस में जाएंगे उसके लिए गौरव साबित होंगे। चुनने की रस्म पूरे स्कूल के सामने कुछ ही मिनटों में होगी। मैं सुझाव देती हूँ कि बेहतर होगा कि आप लोग इंतजार करते समय अपने आप को तैयार कर लें। उनकी आंखें एक पल के लिए नेविल के चोगे पर रुकी, जो उसके बाएं कान के नीचे बंधा था, और फिर रोन की नाक के धब्बे पर। हैरी घबराकर अपने बाल संवारने की कोशिश करने लगा। जब हम आपके लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं वापस आऊंगी, प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा। कृपया शांति से इंतजार करें। वे कमरे से चली गई। हैरी ने थूक निकला। हमें हाउस के लिए कैसे चुना जाएगा? उसने रोन से पूछा। मुझे लगता है किसी तरह का इम्तिहान होता होगा। फ्रेड ने कहा था कि इसमें बहुत दर्द होता है, पर मुझे लगता है मैं मजाक कर रहा था। हैरी का दिल धक रह गया। इम्तिहान, और वह भी पूरे स्कूल के सामने। परंतु उसे तो अभी रत्ती भर भी जादू नहीं आता। हे भगवान, उसे न जाने क्या करके दिखाना होगा। यहाँ कदम रखते ही उसे ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी चारों तरफ चिंता से देखा, पाया कि सभी डरे हुए थे। कोई भी ज्यादा नहीं बोल रहा था, सिवाय हरमानी ग्रेंजर के, जो अपने सीखे हुए सभी मंत्र बहुत तेजी से दोहरा रही थी और सोच रही थी कि उसे न जाने कौन सा मंत्र इस्तेमाल करना होगा। हैरी ने बहुत कोशिश की कि हरमानी की बातों की तरफ उसका ध्यान न जाए। वह कभी इतना ज्यादा नहीं घबराया था, कभी नहीं। तब भी नहीं जब उसे वर्धन अंकल के पास स्कूल का रिपोर्ट कार्ड ले जाना पड़ा था, जिसमें लिखा था कि उसने ना जाने कैसे अपने टीचर के विग को नीला कर दिया था। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी हुई थी। किसी भी पल प्रोफेसर मैगोनिगल वापस आ सकती थी और उसे उसके दुर्भाग्य की तरफ ले जा सकती थी। फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण वह हवा में 1 फुट ऊपर उछल गया। उसके पीछे कुछ बच्चे चीखे। क्या बेवकूफी है! उसने जोर से सांस ली। उसके आसपास खड़े बच्चों ने भी ऐसा ही किया। लगभग 20 सफेद भूत पिछली दीवार से तैरते हुए अंदर आ गए थे। मोती की तरह सफेद और कुछ हद तक पारदर्शी भूत कमरे में तैरते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे और फर्स्ट ईयर के बच्चों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया था। वे आपस में बहस कर रहे थे। सन्यासी की तरह दिखने वाला एक मोटा और नाटा भूत कह रहा था, मैं तो यही कहूंगा कि माफ करो और भूल जाओ, हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। मेरे प्यारे सन्यासी, क्या हमने भी उसको वे सारे मौके नहीं दिए जो उसे मिलने चाहिए थे? वह हम सबका नाम बदनाम करता और आप तो जानते हुए सचमुच भूत भी नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुल्लूबंद और चुस्त कपड़े पहने एक भूत ने अचानक फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को देख लिया था। किसी ने जवाब नहीं दिया।
नए विद्यार्थी होंगे, मोटे सन्यासी ने कहा और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मुझे लगता है तुम लोगों को हाउस के लिए चुना जाने वाला है। कुछ बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया। सन्यासी ने कहा, मुझे उम्मीद है तुमसे मेहनतकश में मुलाकात होगी, मेरा पुराना हाउस। तभी एक तीखी आवाज आई, अब चलिए, चुनने की रस्म शुरू होने वाली है। प्रोफेसर मैगोनिगल लौट आई थी। एक एक करके सभी भूत सामने वाली दीवार से तैरते हुए चले गए। आप लोग लाइन बना दें, प्रोफेसर मैगोनिगल ने फर्स्ट ईयर के बच्चों से कहा, और मेरे पीछे आए। हैरी की हालत बुरी थी। उसके पैर जैसे अचानक बहुत भारी हो गए। लाइन में हैरी रेत जैसे भूरे बालों वाले एक लड़के के पीछे खड़ा हो गया और रोन हैरी के पीछे। फिर वे लोग कमरे से बाहर निकलकर हॉल की तरफ मुड़कर दोहरे दरवाजों से होते हुए बड़े हॉल में आ गए। हैरी ने कभी इतनी अद्भुत और शानदार जगह की कल्पना भी नहीं की थी। यहां हजारों मोमबत्तियां जल रही थी, जो उन 4 लंबी टेबलों के ऊपर हवा में तैर रही थी, जहां बाकी विद्यार्थी बैठे थे। इन टेबलों पर सुनहरी चमकती प्लेटें और प्याले रखे थे। हॉल के ऊपरी हिस्से में एक और लंबी टेबल थी, जहां टीचर्स बैठे थे। प्रोफेसर मैगोनिगल फर्स्ट ईयर के बच्चों को वहां तक ले गई, ताकि वे लोग बाकी विद्यार्थियों के सामने खड़े रहे और टीचर्स उनके पीछे की तरफ रहे। उन लोगों को घूरने वाले सैकड़ों चेहरे मोमबत्तियों की हिलती हुई रोशनी में पीली लालटेनों की तरह दिख रहे थे। विद्यार्थियों के बीच में कहीं कहीं कोहरेदार चांदी की तरह चमकते भूत भी नजर आ रहे थे। घूरती आंखों से बचने के लिए हैरी ने ऊपर की तरफ देखा और वहां उसे सितारों से भरी एक मखमली काली छत दिखी। उसने सुना हरमानी फुसफुसा रही थी, इस पर जादू किया गया है ताकि यह बाहर के आसमान की तरह दिखे। हॉगवर्ट्स की इतिहास किताबें मैंने ये पढ़ा है। यह विश्वास करना मुश्किल था कि ऊपर छत भी थी, क्योंकि लग तो ऐसा रहा था जैसे बड़ा होल सीधे आसमान में ही खुलता था। जब प्रोफेसर मैगोनिगल ने बिना कुछ कहे 4 पैर वाला एक स्टूल फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के सामने रख दिया, तो हैरी ने जल्दी से दोबारा नीचे देखा। स्टूल के ऊपर उन्होंने जादूगरों की एक टोपी रखी, जिसकी नोक उभरी हुई थी। यह टोपी फटी थी, गंदी थी और इसमें बहुत सारे पैबंद लगे थे। पैटर्नी आंटी ने इसे अपने घर में नहीं घुसने दिया होता। शायद उन लोगों को टोपी में से खरगोश निकाल कर दिखाना होगा। हैरी की कल्पना काबू से बाहर हो चुकी थी। यही हो सकता है। उसने देखा कि हॉल में बैठे सभी लोग टोपी की तरफ घूर रहे थे, इसलिए वह भी उसकी तरफ घूरने लगा। कुछ पल तक खामोशी छाई रही, फिर टोपी हिली। उसके ऊपर की तरफ की सिलाई चौड़ी खुल गई, जैसे उसका मुंह हो, और फिर टोपी ने गाना शुरू कर दिया। तुम्हें लगेगा कि मैं सुंदर नहीं हूं, पर अपनी आंखों पर मत करो यकीन, मुझसे ज्यादा समझदार टोपी नहीं मिलेगी। चाहे तुम आसमान ढूंढ लो या जमीन, चाहे तुम्हारे पास हो काले डर्बी हैट या फिर टोपियां रेशमी और ऊंची, पर मैं हूं हॉगवर्ट्स की चुनने वाली टोपी। उन सबसे मैं हूं ज्यादा अच्छी। तुम्हारे दिमाग में क्या है, मुझसे कुछ नहीं छुपा। बोलती टोपी सब देख सकती है, यह मान लो। इसलिए मुझे पहन लो और मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें किस हाउस में जाना चाहिए। सचमुच जान लो, तुम जा सकते हो गुरुद्वार में, जहां बहादुर शेर दिल लोग रहते हैं। उनकी हिम्मत, हौसला और दिलदारी गुरुद्वारों को औरों से अलग करते हैं। तुम जा सकते हो मेहनतकश में, जहां निष्पक्ष और वफादार रहते हैं। मेहनतकश के बच्चे सच्चे और धैर्यवान होते हैं और मेहनत से कभी नहीं डरते हैं। या तुम जा सकते हो समझदार पुरानी चील खाक में, बशर्ते तेज हो तुम्हारा दिमाग। हाजिर जवाब और ज्ञानी इंसान को हमेशा मिल जाते हैं अपनी तरह के लोग बाग। या शायद नागशक्ति में भी जा सकते हैं, जहां आप सच्चे दोस्त बनाएंगे। यह चालाक लोग अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अच्छा बुरा हर तरीका प्रयोग में लाएंगे। इसलिए मुझे लगा लो, डरो मत और चिंता मत करो जरा भी। तुम सुरक्षित हाथों में हो, हालांकि मेरे हाथ नहीं है, क्योंकि मैं हूं सोचने वाली टोपी। जब टोपी ने गाना बंद किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। टोपी ने चारों टेबलों की तरफ सिर झुकाया और फिर चुप हो गई। तो हमें बस टोपी पहनना है, रोन ने हैरी से फुसफुसा कर कहा। मैं फैक को जान से मार डालूंगा। वह कह रहा था कि हमें डरते से लड़ना पड़ेगा। हैरी मन मारकर हंसा। हाँ, टोपी पहनो मंत्र पढ़ने से लाख गुना अच्छा था, परंतु वह सोच रहा था काश वह अकेले में टोपी पहन सकता। काश टोपी पहनते समय इतने सारे लोग उसे नहीं देख रहे होते। उसे लग रहा था कि टोपी ने उन लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी। हैरी को उस वक्त लग रहा था कि ना तो वह बहादुर है, न ही हाजिर जवाब या बुद्धिमान।
अगर टोपी ने डरे हुए लोगों के लिए कोई हाउस बताया होता तो उसके लिए वही हाउस सही होता। प्रोफेसर मैकगोनागल हाथ में चमड़े के कागज का लंबा रोल लेकर आगे बढ़ी। जब मैं आपका नाम बोलूं तब आप आकर टोपी पहनेंगे और स्टूल पर बैठेंगे ताकि आपको चुना जा सके, उन्होंने कहा। हैना एबॉट। गुलाबी चेहरे, लंबी चोटी और भूरे बालों वाली एक लड़की लाइन से बाहर निकली। उसने टोपी लगाई जो उसकी आंखों के सामने आ गई और फिर वह स्टूल पर बैठ गई। एक पल के बाद टोपी चिल्लाई, मेहनत कश। जब हाना दाहिनी तरफ की मेहनत कश टेबल पर बैठने के लिए गई तो वहां से तालियों की और खुशी से चिल्लाने की आवाजें आई। हैरी ने देखा कि मोटे सन्यासी का भूत हाना की तरफ देखकर खुशी से हाथ हिला रहा था। सुजन बॉन्स, मेहनत कश। टोपी एक बार फिर चिल्लाई और सुजन भी हाना के बगल में बैठने के लिए दौड़ पड़ी। टेरी बोट, चील घात। इस बार बाईं तरफ से दूसरी टेबल पर तालियां बजाने की आवाजें आई। टेरी के पास आने पर चील घात के कई विद्यार्थी उससे हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए। मैंडी ब्रोकल हार्ट भी चील घात में गई, परंतु लैवेंडर ब्राउन पहली नई गर्दवार बनी और सबसे बाईं तरफ की टेबल पर खुशी का शोर गूंज उठा। हैरी देख रहा था कि रोन के जुड़वा भाई सीटी बजा रहे थे। मिलिसेंट बुलस्ट्रोड पहली नागशक्ति बनी। शायद नागशक्ति के बारे में उसने जो सुना था उसकी वजह से हैरी की कल्पना हो, परंतु उसके मन में यह विचार आया कि नागशक्ति के विद्यार्थी बुरे दिख रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी तबीयत खराब हो रही थी। उसे याद था कि इसके पुराने स्कूल में खेलकूद के पीरियड में टीम बांटते समय क्या होता था। उसे हमेशा सबसे आखिर में चुना जाता था, इसलिए नहीं क्योंकि वह अच्छा नहीं खेलता था, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई भी डडली के सामने यह नहीं दिखाना चाहता था कि वे उसे पसंद करते थे। जस्टिन फिंच फ्लेचली, मेहनत कश। हैरी ने देखा कि कई बार टोपी हाउस का नाम तत्काल चिल्ला देती है, परंतु कई बार इसे फैसला करने में थोड़ी देर लगती है। सीमस फिनिगन, जो लाइन में हैरी के आगे खड़ा रेत जैसे भूरे बालों वाला लड़का था, स्टूल पर लगभग 1 मिनट तक बैठा रहा और इसके बाद टोपी ने उसे गर्दवार के लिए चुना। हरमाइनी ग्रेंजर। हरमाइनी लगभग दौड़ती हुई स्टूल तक गई और उसने उत्सुकता से टोपी अपने सिर में घुसा ली। गरुड़द्वार। टोपी चिल्लाई। रोन के मुंह से आह निकल गई। हैरी के मन में एक भयानक विचार आया, क्योंकि जब कोई बहुत घबराया होता है तो उसके मन में हमेशा भयानक विचार ही आते हैं। क्या होगा अगर उसे चुना ना जाए? क्या होगा अगर वह टोपी को अपनी आंखों के सामने लगाकर बहुत देर तक बैठा रहे और फिर प्रोफेसर मैकगोनागल उसके सिर से टोपी हटाकर कहे कि कहीं कोई गलती हुई है और उसे वापस ट्रेन में बैठकर घर रवाना हो जाना चाहिए। जब मैंडा घुमाने वाले लड़के नेविल लॉन्गबॉटम का नाम लिया गया तो वह स्टूल तक जाते समय गिर पड़ा। टोपी को नेविल के बारे में फैसला करने में बहुत समय लगा। जब यह आखिरकार चिल्लाई, गरुड़द्वार, तो नेविल इसे उतारे बिना ही दौड़ पड़ा। फिर हंसी के फव्वारों के बीच वह वापस लौटा और उसने टोपी माराग मैकडल को दे दी। जब मैलफॉय का नाम पुकारा गया तो वह करते हुए आगे आया और उसकी छत तत्काल पूरी हो गई। टोपी ने उसके सिर को बस छुआ ही था कि यह चीख पड़ी, नाग शक्ति। मैलफॉय अपने दोस्तों क्रैब और गोयल के पास बैठने चला गया। वह बहुत खुश दिख रहा था। अब ज्यादा लोग नहीं बचे थे। मून, नॉट, पार्किंसन, फिर जुड़वा बहनों की जोड़ी पाटिल और पाटिल, फिर सैली एंड पर्क्स और फिर आखिरकार हैरी पॉटर। जब हैरी आगे आया तो अचानक लोग फुसफुसाने लगे। पूरे हॉल में आग सुलगने जैसी हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। क्या कहा? पॉटर, हैरी पॉटर। हैरी ने टोपी को अपनी आंखों के ऊपर गिराने से पहले जो आखिरी दृश्य देखा वह यह था कि हॉल के लोग उसे ठीक से देखने के लिए अपनी गर्दन ऊंची कर रहे थे। अगले पल वह टोपी के काले अंदरूनी हिस्से को देख रहा था। वह इंतजार करने लगा। उसके कान में एक धीमी आवाज ने कहा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काफी हिम्मत दिखती है, दिमाग भी तेज है तुम्हारा, बहुत हुनर है तुममें, और हे भगवान, हाँ, अपनी पहचान बनाने का इरादा भी है। यह बहुत ही दिलचस्प है। तो मैं तुम्हें कहां रखूं? हैरी ने स्टूल के कोनों को पकड़ा और सोचा, नाग शक्ति नहीं, नाग शक्ति नहीं।
नाग शक्ति नहीं, धीमी आवाज ने कहा। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? सोच लो, तुम महान बन सकते हो और महान बनने के सारे लक्षण है तुम में, और नाग शक्ति महान बनने में तुम्हारी मदद करेगा, इसमें कोई शक नहीं। नहीं? ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर तुम्हारा हाउस होगा गरुड़ द्वार। हैरी ने सुना कि टोपी ने आखिरी शब्द पूरे हॉल के सामने चिल्लाकर बोला था। उसने अपनी टोपी उतारी और कांपते कदमों से गरुड़ द्वार की टेबल की तरफ बढ़ गया। चुन लिए जाने और नाग शक्ति में ना जाने पर उसे इतनी ज्यादा राहत मिली कि उसका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि उसके चुने जाने पर सबसे ज्यादा तालियां बज रही थी। प्रीफेक्ट पर्सी उठा और उसने हैरी से उत्साह से हाथ मिलाया, जबकि वीजली बंधु चिल्लाए, हमें पॉटर मिल गया, हमें पॉटर मिल गया। हैरी उस गुलूबंद पहने भूत के सामने बैठ गया जिसे वह पहले देख चुका था। भूत ने उसकी बांह थपथपाई और हैरी को अचानक ऐसा भयानक एहसास हुआ जैसे उसने अपना हाथ बर्फ के पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया हो। अब वह ऊंची टेबल को ठीक तरह से देख सकता था। उसके सबसे करीब वाले कोने पर हैग्रिड बैठा था। हैरी और हैग्रिड की आंखें जब मिली तो हैग्रिड ने अपना अंगूठा ऊपर करके उसे बधाई दी। हैरी ने जवाब में मुस्कुराया और वहां ऊंची टेबल के बीचों बीच एक बड़ी सुनहरी कुर्सी पर एल्बस डंबलडोर बैठे थे। हैरी ने उन्हें तत्काल पहचान लिया क्योंकि वह ट्रेन में चॉकलेट वाले मेंढक के कार्ड में उनकी फोटो देख चुका था। डंबलडोर के चांदी जैसे बाल पूरे हॉल में इकलौती ऐसी चीज थे जो भूतों जितने चमक रहे थे। हैरी ने प्रोफेसर कुरिल यानी उस घबराए हुए युवक को भी पहचान लिया जिनसे वह रिश्ते कढ़ाई में मिल चुका था। बड़ी बैंगनी पगड़ी में वे बहुत अजीब दिख रहे थे और अब चुने जाने के लिए सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। लीरा टर्पिन चील घात में गई और फिर रोन की बारी आई। रोन का चेहरा अब तक पीला हरा हो चुका था। हैरी ने टेबल के नीचे अपनी उंगलियां आपस में बांध ली और 1 सेकंड बाद टोपी चिल्लाई, गरुड़ द्वार। जब रोन उसके पास वाली कुर्सी में धम से बैठा तो बाकी लोगों के साथ हैरी ने भी जोर जोर से तालियां बजाई। बहुत अच्छे रोन, शाबाश, पर्सी वीजली ने बड़प्पन से कहा। फिर ब्लेज ज़ैबिनी को नाग शक्ति के लिए चुना गया। प्रोफेसर मैगोनिगल ने चमड़े के कागज का रोल मोड़ा और बोलती टोपी उठाकर ले गई। हैरी ने अपनी सुनहरी खाली प्लेट की तरफ देखा। उसे अब जाकर ध्यान आया कि वह कितना भूखा था। उसे लग रहा था जैसे कद्दू की पेस्ट्री खाए हुए सदियां बीत चुकी थी। तभी अल्बस डंबलडोर खड़े हुए। वे विद्यार्थियों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी बाहें चौड़ी खुली थी, जैसे उन लोगों को देखने से बढ़कर खुशी दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती थी। स्वागत है, उन्होंने कहा। हॉगवर्ट्स में नए साल में स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग दावत शुरू करें, मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा, और यह रहे वे शब्द, उल्लू, चर्बी, छुटपुट, चिकोटी। धन्यवाद। वे बैठ गए। सबने खुश होकर तालियां बजाई। हैरी की समझ में नहीं आया कि हंसना चाहिए या नहीं। क्या वे थोड़ी से पागल है? हैरी ने पर्सी से दुविधा में पूछा। पागल? पर्सी ने गर्व से कहा। वे जीनियस है, दुनिया के सबसे बेहतरीन जादूगर। पर हां, वे थोड़े खिसके हुए जरूर है। आलू लोगे हैरी? हैरी का मुंह खुला रह गया। उसके सामने की प्लेटें भोजन से भरी हुई थी। उसने इतनी सारी मनपसंद चीजें एक ही टेबल पर कभी नहीं देखी थी। रोस्ट बीफ, रोस्ट चिकन, पोर्क चॉप्स और लैम चॉप्स, कबाब, बेकन और स्टीक, उबले आलू, भुने आलू, चिप्स, योर्कशायर पुडिंग, मटर, गाजर, ग्रेवी, केचप और किसी अजीब कारण से मिंट कैंडी। डर्सली परिवार में हैरी को पूरी तरह तो भूखा नहीं रखा जाता था, परंतु उसे उसकी पसंद का खाना नहीं मिल पाता था। हैरी को जो चीज सचमुच चाहिए होती थी उसे डडली हमेशा ले लेता था, चाहे उसे खाने के बाद वह बीमार ही क्यों ना पड़ जाए। हैरी ने अपनी प्लेट में मिंट कैंडी को छोड़कर बाकी सभी चीजें थोड़ी थोड़ी ले ली और खाने पर टूट पड़ा। सब चीजें बहुत स्वादिष्ट थी। देखकर अच्छा लगता है, गुलूबंद पहने भूत ने दुख भरी आवाज में कहा, जो हैरी को अपना स्टीक काटते हुए देख रहा था। क्या आप नहीं खा सकते? मैंने पिछले 400 सालों से कुछ नहीं खाया है, भूत ने कहा। जाहिर है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी इसकी कमी अखड़ती है। मुझे लगता कि मैंने अपना परिचय दिया है, सर निकोलस डेमिम्जी पॉपिंगटन, गुरुद्वार टावर का भूत। मैं जानता हूं आप कौन हैं, रोन ने अचानक कहा। मेरे भाइयों ने मुझे आपके बारे में बताया था। आप लगभग सिरकटे निक है। मैं चाहूंगा कि तुम मुझे सर निकोलस डेमिम्जी के नाम से बुलाओ।
भूत ने थोड़ा तन कर कहा, परंतु रेत जैसे बालों वाला सीमस फिनिगन बीच में बोल पड़ा, लगभग सिरकटे, कोई आदमी लगभग सिरकटा कैसे हो सकता है? सर निकोलस का मूड उखड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे चर्चा उस रास्ते पर नहीं जा रही थी जिस रास्ते पर वो चले जाना चाहता था। इस तरह, उसने चिढ़ते हुए कहा। उसने अपना बायां कान पकड़ा और उसे झटका दिया। उसका पूरा सिर गर्दन के पास से लटक गया और कंधों पर गिर गया, मानो यह किसी कब्जे पर झूल गया हो। साफ दिख रहा था कि किसी ने उसका सिर काटने की कोशिश की थी, परंतु उसने यह काम ठीक तरह से नहीं किया था। उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर लगभग सिरकटे निक ने खुश होकर अपने सिर को वापस अपनी गर्दन पर लगा लिया और खांसते हुए कहा, तो गुरुद्वार के नए विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि इस साल हाउस चैंपियनशिप जीतने में तुम हमारी मदद करोगे। गुरुद्वार इतने लंबे समय तक बिना जीते कभी नहीं रहा। नागशक्ति लगातार 6 साल से कब जीत रहा है। खूनी नवाब को अब सहन करना मुश्किल होता जा रहा है। वह नागशक्ति का भूत है। हैरी ने नागशक्ति की टेबल की तरफ देखा। वहां पर एक भयानक भूत बैठा था, जिसकी घोटी आंखें भावहीन थी, चेहरा दुबला था और कपड़े चांदी जैसे खून से रंगे हुए थे। हैरी को देखकर खुशी हुई कि वह भूत मैल्फॉय के ठीक पास बैठा था, जो इस बैठक व्यवस्था से खास खुश नहीं लग रहा था। उसके कपड़ों पर इतना खून कैसे लगा हुआ है? सीमस ने बहुत दिलचस्पी से पूछा। मैंने कभी पूछा नहीं, लगभग सिरकटे निक ने नजाकत से कहा। जब सबने भरपेट खा लिया तो बचा हुआ खाना उनकी प्लेटों से गायब हो गया और प्लेटें पहले की तरह चमकने लगी। एक पल बाद पुडिंग सामने आई। हर स्वाद की आइसक्रीम मौजूद थी। एप्पल पाई, ट्विकल पेस्ट्री, चॉकलेट एक्लियर्स और जैम डोनट्स, स्पंज केक, स्ट्रॉबेरीज, जेली, राइस पुडिंग। जब हैरी ने ट्विकल पेस्ट्री खाना शुरू किया तो चर्चा उनके परिवार की तरफ मुड़ गई। मैं मिला जुला हूं, सीमस ने कहा। मेरे डैडी मगलू है और मम्मी जादूगरनी। मम्मी ने अपनी जादूगरनी होने की बात उन्हें तब तक नहीं बताई जब तक उनकी शादी नहीं होगी। यह सुनकर उनके तो होश उड़ गए। बाकी लोग हंसे। और तुम नेविल? रोन ने कहा। मेरी दादी ने मुझे पाला है और वे जादूगरनी है, नेविल ने कहा। परंतु पूरा परिवार यही सोचता था कि मैं शुरू से ही मगलू था। एल्गी दादाजी हमेशा मुझे असावधान पाने की कोशिश करते रहे ताकि मुझसे जादू का कोई सबूत हासिल कर ले। उन्होंने मुझे एक बार ब्लैकपुल पाया के किनारे से धक्का दे दिया। मैं लगभग डूब गया, परंतु तब तक कुछ नहीं हुआ जब तक मैं 8 साल का नहीं हो गया। एक दिन एल्गी दादाजी चाय पर घर आए और वे मेरे पैर पकड़कर ऊपर वाली मंजिल की खिड़की से लटका रहे थे कि तभी एनी दादी ने उन्हें खाने के लिए केक दिया। ध्यान बट जाने के कारण एल्गी दादाजी ने मुझे छोड़ दिया, परंतु मैं उछल कर नीचे गया, पूरे बगीचे और सड़क तक। लोग सचमुच बहुत खुश थे। दादी तो इतनी खुश हुई कि रोने लगी, और जब मुझे स्कूल में दाखिला मिला तो उनके चेहरे देखने लायक थे। वे सोच रहे थे कि मुझे में यहाँ जितना जादू नहीं होगा। एल्गी दादाजी तो इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे मेंढक खरीद कर दिया। हैरी की दूसरी तरफ पर्सी, वीजली और हरमानी पढ़ाई के बारे में बातें कर रहे थे। मुझे आशा कि वे लोग तत्काल पढ़ाई शुरू कर देंगे। सीखने को कितना कुछ है। मेरी रुचि खासतौर पर रूप परिवर्तन में है, यानी किसी चीज को दूसरी चीज में बदलना। जाहिर है इसे बहुत कठिन समझा जाता है। शुरुआत में तुम्हें छोटी चीजें सिखाई जाएगी, जैसे माचिस की तीली को सुई में बदलना और इसी तरह की चीजें। हैरी के शरीर में पर्याप्त गर्मी आ चुकी थी और उसे नींद आ रही थी। उसने एक बार फिर ऊंची टेबल की तरफ देखा। हैग्रिड अपने प्याले में से कुछ पी रहा था। प्रोफेसर मैगोनगल प्रोफेसर डम्बलडोर से बातें कर रही थी। अजीबोगरीब पगड़ी पहनी प्रोफेसर क्विरिल एक टीचर से बातें कर रहे थे। उस टीचर के बाल काले और चिपचिपे थे, नाक मुड़ी थी और चमड़ी पीली थी। यह एकदम अचानक हुआ। मुड़ी नाक वाले टीचर ने क्विरिल की पगड़ी के पास से हैरी की आंखों में सीधे देखा और हैरी के माथे के निशान में तेज तीखा दर्द उठा। आउच! हैरी ने अपना एक हाथ अपने सिर पर ठोका। क्या हुआ? पर्सी ने पूछा। कुछ नहीं। दर्द जिस तरह आया था उसी तरह चला गया, परंतु टीचर की नजरों से हैरी को जो एहसास हुआ था उसे दूर हटाना इतना आसान नहीं था। यह एहसास कि वे हैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो फिर क्विरिल से बात करने वाले टीचर कौन हैं? उसने पर्सी से पूछा। अच्छा, तो तुम क्विरिल को पहले से ही जानते हो। कोई हैरानी नहीं कि क्विरिल इतने घबराए हुए हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर स्नेप से बातें कर रहे हैं। प्रोफेसर स्नेप जादुई काढ़े का विषय पढ़ाते हैं, परंतु वे विषय पढ़ाना नहीं चाहते। सबको मालूम है कि वे क्विरिल की जगह पढ़ाना चाहते हैं। गुप्त कलाओं के बारे में स्नेप को बहुत ज्यादा ज्ञान है। हैरी ने कुछ समय तक स्नेप को देखा, पर स्नेप दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा और फिर अंत में पुडिंग्स गायब हो गई और प्रोफेसर डम्बलडोर एक बार फिर खड़े हुए। हॉल में खामोशी छा गई।
अच्छा, अब जब हमने खा पी लिया है तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। साल के शुरू में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। फर्स्ट ईयर के बच्चे यह ध्यान रखें कि अंधेरे जंगल में किसी हालत में कोई छात्र नहीं जाएगा, और हमारे कुछ सीनियर विद्यार्थी भी इसका ध्यान रखें तो बेहतर होगा। डंबलडोर की चमकती आंखें वीजली बंधुओं की दिशा में मुड़ गई। हमारे चौकीदार मिस्टर फिल्च ने मुझसे कहा है कि मैं आप सबको याद दिला दूं कि पीरियड्स के बीच में गलियारों में जादू करना मना है। क्विज के ट्रायल सत्र के दूसरे सप्ताह में आयोजित होगी। अपनी हाउस टीम के लिए खेलने में जिसकी दिलचस्पी हो वह मैडम हूट से संपर्क करे। और अंत में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस साल तीसरी मंजिल के दाहिने हिस्से के गलियारे में जाना मना है, वरना आप दर्दनाक मौत मर सकते हैं। हैरी हंसा, परंतु वह उन गिने चुने लोगों में से था जिन्होंने ऐसा किया। वे गंभीर तो नहीं है? उसने पर्सी के कान में कहा। बिल्कुल होंगे, पर्सी ने डंबलडोर को घूरते हुए कहा। क्या अजीब है, क्योंकि आमतौर पर वे हमें इसका कारण बताते कि हमें कहीं जाने की इजाजत क्यों नहीं है। सब जानते कि जंगल में खतरनाक जानवर है। मुझे लगता है कि कम से कम उन्हें हम तेफर्स को तो कारण बताना चाहिए था। और अब इससे पहले कि हम बिस्तर पर जाए, हम अपने स्कूल का गीत गाएंगे। डंबलडोर चिल्लाए। हैरी ने देखा कि बाकी टीचर्स की मुस्कुराहटें थोड़ी सिमट गई। डंबलडोर ने अपनी छड़ी को हल्का सा झटका दिया, जैसे वह इसके सिरे से मक्खी भगाना चाहते हो। एक लंबी सुनहरी रिबन छड़ी से बाहर निकली, जो टेबलों के ऊपर उठी और सांप की तरह लहराते हुए शब्दों में बदल गई। सब अपनी मनपसंद धुन चुन ले, डंबलडोर ने कहा, और अब हम गाना शुरू करते हैं। और स्कूल में यह शब्द गूंज उठे। हॉगवार्ट्स 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 हॉगवार्ट्स, हमें कुछ सिखाओ मेहरबानी करके, चाहे हम बूढ़े और गंजे हो या छिले घुटनों वाले लड़के, हमारे सिर में तुम भर दो थोड़ा दिलचस्प ज्ञान, क्योंकि अभी हमारी खोपड़ी में सिर्फ हवा भरी है और हमारी मक्खियां तथा कचरे जैसा सामान। हमें सिखाओ जाने लायक चीजें, याद दिलाओ जो हमें भूल चुके, अपनी बेहतरीन कोशिश करो, बाकी हम कर लेंगे और सीखेंगे जब तक कि हमारा दिमाग ना पक जाए। हर एक ने यह गीत अलग अलग समय पर खत्म किया। अंत में केवल वीजली बंधु ही बहुत धीमे राग में गा रहे थे। डंबलडोर ने अपनी छड़ी से उनकी आखिरी लाइनों का संचालन किया। गीत खत्म होने पर बाकी लोगों ने तालियां बजाई और डंबलडोर ने सबसे तेज ताली बजाई। आहा, संगीत, उन्होंने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। हम यहां जो जादू करते हैं उससे भी बड़ा जादू। और अब सोने का समय, अब आप यहां से चल दीजिए। गर्भद्वार के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी बातें करती भीड़ के बीच से गुजरते हुए पर्सी के पीछे पीछे चल दिए। वे लोग बड़े हॉल के बाहर निकले और संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। हैरी के पैर एक बार फिर बहुत भारी हो रहे थे, परंतु सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बहुत थका हुआ था और उसने ज्यादा खा लिया था। उसे इतनी नींद आ रही थी कि उसे यह देखकर भी हैरानी नहीं हुई कि गलियारों में लगी तस्वीरों के लोग कानाफूसी कर रहे थे और उनके पास से गुजरते समय इशारे भी कर रहे थे। जब पर्सी 2 बार उन्हें ऐसे दरवाजों से ले गया जो फिसलने वाली पैनल और झूलते हुए पर्दों के पीछे छुपे थे, तो भी उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। सभी बच्चे जम्हाई लेते हुए और अपने पैरों को घसीटते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, पर सीढ़ियां थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। हैरी सोच रहा था अभी उन्हें कितनी दूर और जाना पड़ेगा कि तभी वे अचानक रुक गए। छड़ियों का एक गट्ठर बीच हवा में उनके सामने तैर रहा था और जब पर्सी आगे की तरफ बढ़ा तो गट्ठर छड़ियों को एक एक करके उसकी तरफ फेंकने लगा। पीव्स है, पर्सी ने फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को फुसफुसा कर बताया। एक भूत, उसने ऊंची आवाज में कहा। पीव्स, सामने आओ। जवाब में एक तेज और बेहुदा आवाज आई, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल रही हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं खूनी नवाब को बुलाऊं? फटाक जैसी आवाज हुई और कुटिल काली आंखों तथा चौड़े मुंह वाला एक नाटा आदमी सामने आया जो हवा में तैर रहा था और छड़ियों का गट्ठर पकड़े था। उसने बुरी सी खिलखिलाहट के साथ कहा। फर्स्ट ईयर के बच्चे, कितनी मजेदार बात है। वह अचानक उनकी तरफ झपटा। सबने अपने सिर झुका दिए। दूर हटो पीव्स, वरना मैं नवाब को इस बारे में बता दूंगा। मैं सचमुच बता दूंगा, पर्सी ने गरजते हुए कहा। पीव्स ने अपनी जीभ बाहर निकाली और गायब हो गया।
परंतु जाते जाते वह छड़ियों को नेविल के सिर पर गिराता हुआ गया। उन्होंने उसे दूर जाते सुना और जाते जाते वह सजावटी जीने पत्थरों से टकराता हुआ गया। जब वे दोबारा चलने लगे तो पर्सी बोला, तुम्हें पीव से बचकर रहना पड़ेगा। खूनी नवाब है जो उसे काबू में रख सकता है, वह प्रीफेस तक की नहीं सुनता। लो, हम आ गए। गलियारे के आखिरी सिरे पर गुलाबी रेशम की पोशाक में एक बहुत मोटी औरत की तस्वीर टंगी थी। पासवर्ड? उसने पूछा। कैपेट ड्रेकोनस, पर्सी ने कहा। तस्वीर आगे की तरफ झुक गई और दीवार में एक गोल छेद दिखाई पड़ा। वे सब उसमें से घुस गई। नेविल को एक पैर उठाने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी और उन लोगों ने खुद को गुरुद्वार के हॉल में पाया। यह गद्देदार कुर्सियों से भरा शानदार गोल कमरा था। पर्सी ने लड़कियों को एक दरवाजे से उनके कमरे तक पहुंचाया और लड़कों को दूसरे दरवाजों से उनके कमरे तक। सर्पीली सीढ़ियों के सबसे ऊपर वाले सिरे पर पहुंचने के बाद जाहिर था कि वे टावर में पहुंच चुके थे। उन्होंने आखिरकार अपने बिस्तर खोज लिए। 5 पलंग लगे थे जिन पर गहरे लाल मखमल के पर्दे थे। उनके संदूक पहले ही आ चुके थे। वे इतने थके हुए थे कि बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने अपना अपना पैजामा पहना और बिस्तर पर लुढ़क गए। खाना शानदार था, है ना? रोन ने पर्दे के पीछे से हैरी से बुदबुदा कर कहा। दूर हटो स्कैबर्स, मेरी चादर कुतर रहा है। हैरी रोन से पूछने वाला था कि क्या उसने ट्विकल पेस्ट्री खाई थी, परंतु इससे पहले कि वह यह पूछ पाता, हैरी तत्काल सो गया। शायद हैरी ने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, क्योंकि उसने एक अजीब सपना देखा। वह प्रोफेसर कुरिल की पगड़ी पहने था, जो उससे बातें कर रही थी और उसे बता रही थी कि उसे तत्काल नाग शक्ति में जाना पड़ेगा, क्योंकि यही उसकी तकदीर में लिखा है। हैरी ने पगड़ी को बताया कि वह नाग शक्ति में नहीं रहना चाहता। पगड़ी भारी होती चली गई। हैरी ने उसे उतारकर फेंकने की कोशिश की, परंतु पगड़ी उसके सिर पर कसती चली गई, जिससे उसे दर्द होने लगा। और फिर वहां पर मैलफॉय दिखा, जो उसे पगड़ी से जूझते हुए देखकर उस पर हंस रहा था। फिर मैलफॉय मुड़ी नाक वाली टीचर यानी स्नेप में बदल गया, जिसकी ऊंची हंसी और ठंडी होती चली गई। हरी रोशनी की एक चकाचौंध हुई और हैरी पसीना पसीना होकर कांपते हुए जाग गया। उसने करवट बदली और फिर वह सो गया। जब वह अगले दिन जागा तो वह सपने को पूरी तरह भूल चुका था।